अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में बढ़ती हुई हाउस रॉबरीज और स्ट्रीट क्राइम के बाद पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू किया। CIA सिविल लाइंस ने 3 ऐसे डाकू पकड़े हैं जो सिर्फ वारदातें इसलिए करते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकें, यानी ब्रांडेड कपड़े पहन सकें, मंशियात का इस्तेमाल कर सकें और उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सकें। यहाँ तक कि एक डाकू ने वारदातें करने के बाद टैटूज बनवाना शुरू किए, क्योंकि पहले जब वो नौकरी करता था तो उसके पास इतने पैसे ना थे कि वो ये तमाम चीज़ें जो थी वो अफोर्ड कर सके। मुलजमान ने कितनी वारदातें की, कहाँ कहाँ पे वारदातें की और ये मोटिवेशन उनको कहाँ से मिली कि बड़ी से बड़ी वारदात करनी है, और पुलिस मुलजमान को पकड़ने के बाद कैसे इंश्योर कर रही है कि इनको सख्त से सख्त सजा दिलवा सके, और वो मुद्दई जिनके साथ वारदातें हुई वो कितने खौफज़दा हैं इन वारदातों के बाद। ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। साल 2021 में जराइम पेशा अफराद ने शहर की सड़कों पर उधम मचाया रखा और शहरी ना तो सड़कों पर महफूज थे ना ही घरों में महफूज थे। डकैती मज़ाहमत की अगर बात की जाए तो डकैती मज़ाहमत पर 15 से ज़ायद अफराद को 2021 में कत्ल किया गया, जबकि दर्जनों अफराद डकैती मज़ाहमत पर जख्मी हुए। डाकुओं ने करोड़ों रुपए मालियत के न सिर्फ घरों में वारदातें की, बल्कि जो शहरी कीमती माल असबाब के साथ सड़कों पर पाए गए उनको भी उन्होंने बआसानी लूट लिया। रोड रॉबरीज, रोड डकैतियों की शरह के अंदर बेपनाह इजाफा हुआ और पुलिस अफसरान यही कहते रहे कि वारदातों में मुसलसल कमी हो रही है और गैंग्स को पकड़ा भी जा रहा है। CIA सिविल लाइंस ने एक इसी तरह के गैंग को पकड़ा है जो ना सिर्फ सड़कों पर वारदातें करता है, बल्कि अगर मज़ामत का उसको सामना करना पड़े तो फायरिंग करके उस शहरी को ज़ख्मी करने से भी नहीं कतराता। इस टाइम उस गैंग के 3 अफराद जो हैं वो CIA सिविल लाइंस के पास मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि 2021 में इन्होंने कितनी वारदातें की, कितना माल बनाया। और अगर आपको कैमरामैन हाफिज इमरान दिखा सके, एक ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई है जो इन्होंने वारदातों के दौरान पैसे शहरियों से लूटे, उसके बाद एक ये नई मोटरसाइकिल जो थी तकरीबन 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, ये भी खरीदी और इसके ऊपर सैरें वगैरह भी करते रहे। मुलजमान से जानते हैं कौन से इलाके इनके फेवरेट थे, कौन से इलाकों के अंदर उन्होंने ज़्यादा वारदातें की, क्या सिर्फ लाहौर के अंदर ही वारदातें करते रहे बल्कि या फिर शहर से बाहर भी करते रहे। तुम्हारा नाम क्या? इमरान। इमरान, कब से वारदातें कर रहे हो? काफ़ी देर से। कौन से इलाके के रहने वाले हो? इधर लाहौर के। लाहौर की रहने वाले हो। कोई काम काज कभी ज़िंदगी में किया है या सिर्फ वारदातें की है? नहीं, पहले काम काज करते थे। क्या करते थे? पहले ये कढ़ाई का काम करता था, सिलाई का। अच्छा, फिर उसके बाद ये वारदातों की आदत थी। कैसे पड़ी आदत? ये सर वो बस बुरे लोगों में बैठने की सोबत है, मतलब बुरे लोगों के साथ बैठे हो तो इसलिए वो वारदातों की आदत पड़ गई। किसी ने कहा कि काम छोड़ो, ये करते हैं काम, ये ठीक है, इसके बाद। वो किसी कौन था? वो सर जेल के दोस्त है वो थे। जेल भी गए हो? हाँ जी। कितनी दफ़ा जेल गए हो? जेल 2 दफ़ा। किन मुकदमों में? ये डकैतियों का। डकैतियों में? बंदे कत्ल भी किए हैं कोई डकैती पे? जी सर। कितने बंदे मारे? बंदे मारे नहीं, जख्मी किए हैं ज़्यादा। कितने अंदाज़न जख्मी किए होंगे? 2-4। अच्छा इमरान, ये बताओ तरीका वारदात तुम्हारा क्या था, तफसीलन बताओ कि अगर 2021 की बात की जाए। सबसे पहले तो ये बताओ कि 2021 में तुमने अंदाज़न कितनी वारदातें की होंगी? सर 2021 में काफ़ी ज़्यादा की हैं, 10 से 15 की हैं। मतलब कौन से इलाकों में ज़्यादा वारदातें करते हैं? गुजरावाले, फैसलाबाद। अच्छा, शहर से बाहर भी वारदातें करते हाँ हैं? जी। लाहौर में? लाहौर में भी कुछ की हैं। कौन सा इलाका लाहौर में वारदात के लिए सबसे अच्छा है और आसान है? लाहौर में ग्रीन टाउन हो गया, ये हो गया, डिफेंस हो गया, इधर वाली साइड। तफसीलन बताना है तुमने कि वारदात करने के लिए कोई प्लानिंग करते हो, जब मोटरसाइकिल पे फिर रहे होते हो कैसे टारगेट को यानी तुम उसका इंतखाब करते हो और फिर कैसे उसको लूटते हो, तफसीली बताओ। सर हम जाते हैं ना, मतलब कि एक बंदा बैंक के अंदर जाता है, फिर उसके बाद वो दूसरा ना बाहर वेट करता है कि कितनी देर में आता है। अच्छा। वो फिर आके बैंक से अंदर निकलता है कि ये बंदा पैसे लेके निकल रहा है, तो फिर हम 2 जने या 3 जने मोटरसाइकिल लेके उसके पीछे जाते हैं, फिर पैसे छीन लेते हैं फिर उससे। और अगर वो मज़ामत करे तो फायर तुम मारते हो, तुम्हारे साथी मारते हैं, कौन मारते हैं?
वो मजामत करे तो फिर साथ जो साथी होते हैं मतलब कि वो फिर फायर चला देते हैं। सिर्फ बैंक की वारदातें करते हो या बैंक के अलावा भी वारदातें करते हो? ज़्यादा बैंक ही करते हैं, इस तरह जैसे लोग निकले उनकी करते हैं। तो फिर यहाँ घर की हो तो वो बड़ी हो वारदात तो फिर वो घर की भी करते हैं। घर की वारदात भी कोई तुमने की? हाँ जी, कहाँ पे की? फैसलाबाद। कैसे की? वो अंदर चलान के मतलब तुम्हें कैसे पता चला था कि इस घर में पैसे होंगे? वो जो साथ वाले साथी थे उन्होंने बताया। कैसे बताया? उनको कैसे पता चला? वो उनका कोई मुखबर था, उन्होंने बताया। हाँ, उस वारदात की तफसील बताओ। उस घर में क्या था, कैसे तुम्हें मुखबरी हुई, फिर कैसे वारदात की? वो जो साथ वाला था उसने मुखबरी दी, तो वो कहता क्या मैं मुखबरी दी थी उसने? कि इस घर में पैसे हैं। अच्छा। तो हम सारे गए अंदर, वो नहीं गया था साथ में। तकरीबन हम सारे अंदर इधर से प्लान बना के गए हैं, उधर फैसलाबाद जाके सीधा जाके वो रात के 12-1 बजे घर में गए हैं। तो घर से वारदात करके फिर वापस आ गए। कितने पैसे वहाँ से लूटे तुमने? तकरीबन 10-12 लाख का। 10-12 लाख के बाद कितने बंदे थे? तकरीबन 5 बंदे थे। कितने कितने हिस्से में पैसे आए? 2-2 लाख आ गए। ये मोटरसाइकिल कैसे ली तुमने? ये पैसों की। कैश? नकद? हाँ जी, नकद। कैसे, कहाँ से पैसे आए? वारदात के पैसे। कौन सी वारदात? उस वारदात का भी बताओ। क्या मोटरसाइकिल लेने का कोई प्लान तुमने बनाया हुआ था कि यार मोटरसाइकिल लेनी इसलिए वारदात करनी है, या बस ऐसे पैसे है तो मोटरसाइकिल ले ली? नहीं, मसलन कि वारदात की है ना, तो पैसे आए तो शौक था मोटरसाइकिल लेने का होंडे का। हाँ। तो होंडा ले लिया। कौन सी वारदात से पैसे आए? वो है घर की भी जो उस घर की? 2 लाख रुपए आए। कितने का लिया मोटरसाइकिल? ये 1 लाख का लिया मैंने। 1 लाख की मोटरसाइकिल ली, और बाकी पैसे? बाकी पैसे खर्च कर लिए, ऐश कर लिए, मतलब कभी उड़ा दिए, कभी जुए में उड़ा दिए, कभी मशहूर का वो ले गए साथ इस तरह। अच्छा, मशहूक भी है तुम्हारी? हाँ जी। उसको पता है तुम वारदातें करते हो? नहीं सर। वो कैसे तुम्हारे साथ उसका कैसे तुम्हारी मुलाकात हुई, कैसे दोस्ती हुई? वो सारे क्या नाम है ना, रास्ते में जाते हुए मुलाकात हुई, मतलब कि रास्ते में उसने देखा तो मैंने नंबर करा दिया इस तरह। तुमने नंबर दे दिया फिर? हाँ जी, फिर बातचीत होने लग गई। हाँ, उस पर भी खर्चे करते रहे? हाँ जी। कितने पैसे खर्चे उस पर? तकरीबन पता नहीं, जब भी जाएंगे तो वारदात उसी के लिए तो नहीं करते थे कहीं? नहीं, अपने लिए करते थे। आखिर जुआ खेलना, ये फलान खेलना। ये बताओ कि तुम्हें किसी बंदे ने कहा कि वारदातें करनी शुरू कर दो, इस पे पैसे ज़्यादा हैं, तुमने वारदातें शुरू कर दी। हाँ जी। वारदातों से पहले तुम्हारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क था और वारदातें करने के बाद क्या फ़र्क आया? पहले अच्छी थी ज़िंदगी, अब बुरी है। कैसे बुरी है? कि जलील होना, घर वाले भी जलील होते हैं, मैं भी जलील हो रहा हूँ इस टाइम। तो ये इसलिए। वारदातें जब शुरू की तुमने, डकैत बने, हाँ। उसके बाद कौन कौन सी वारदातों के अलावा बुरी आदत तुमने अपनाई? और ये जुआ खेलना, अयाश करनी, नशा करना, वो सारी ये चीज़ें। नशा कौन सा करते हो? आइस का। आइस का नशा करते हो? कहाँ से लेते हो, कितने की लेते हो, कितने दोस्त बैठते हो, कितनी देर बैठे रहते हो? दोस्त कम ही बैठते हैं, मैं ज़्यादा अकेला होता था, अकेला पीता था। तो क्योंकि आपको पता है कि जो डिकेट होता है उसके दोस्त कम ही होते हैं। बुरे होते हैं, वो अपने अपने घरों में होते हैं, अपनी अपनी जगह पे होते हैं। क्योंकि डिकेट इकट्ठे नहीं रहते एक जगह पे, अलग-अलग रहते हैं। हर बंदा अपने अपने अलग-अलग रहता है। कभी ज़िंदगी में तुम्हें अफसोस हुआ कि डकैतियाँ करते हो, लोगों का माल जो उन्होंने मेहनत करके कमाया हुआ है उसको तुम उनसे 1 सेकंड में पिस्तौल दिखा के छीन लेते हो और उसके बाद तुम जुए में, याशियों में, औरतों पे या नशों में उड़ा देते हो? हाँ जी, बस। क्या हुआ बताओ ना, तफसीली यार बात करो। तकरीबन ये अब डकैतियाँ करने के बाद अब अफसोस हुआ कि नहीं यार, ये बुरा काम है, नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ अपनी ये गलती। जेल में जब तुम गए, वो कौन से केस में गए थे, कितना अरसा जेल रहे और वहाँ से तुमने क्या कुछ सीखा? वहाँ से सर ज़्यादा पहले मतलब कम करता था डकैती में। उधर से गया हूँ तो उधर से जो नए दोस्त बने उन्होंने कहा ये नहीं, ये छोड़ो, छोटी छोटी बड़ी करते हैं, आपको एक दफ़े करेंगे तो एक दफ़े सही हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, बड़ी 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की। तो तकरीबन उनके लालच में आ गया, तो उसके बाद उन्होंने ये काम पे लगा दिया कि नहीं अब बैंक की कर लेते हैं, छोटी करके ना फिर उसके बाद बड़ी करेंगे, हम लगा देते हैं, बड़ी से फिर बड़ा ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो तकरीबन 1-2 करके तो अपना कारोबार सेट करके सेटल हो जाएंगे। पर नहीं सर जी, वो फ़ायदा कोई नहीं है, झूठ होता है कि नहीं है, वो सारे झूठ बोलते हैं, जो जेल के भी डकैत होते हैं वो सारा झूठ होता है। कितनी दफ़ा तुमने? 2 दफ़ा जेल काटी है? हाँ जी। कितना अरसा रहे? एक दफ़ा मैं गया हूँ, वो तकरीबन जब पहली मरतबा ना बेफजूल पर्चा हुआ था, मतलब तब मैंने की नहीं थी, तब गया, तो दूसरी मरतबा गया था ये 2020 में। सही। ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ जी। ये तुम्हारे साथ वारदातें करता है? हाँ जी। अभी तुम्हारा क्या नाम है? उस्मान उर्फ चिट्टा। अच्छा, तुम इरफान उर्फ चिट्टा हो? उस्मान उर्फ चिट्टा। क्या करते थे वारदातों से पहले? वारदात से पहले जॉब करता था। कहाँ पे? ये फैब बनी
अच्छा। फाइबर की सीटें बन गई उधर। तो फिर जॉब क्यों छोड़ी? बस सर जी दोस्त बने नए नए, उधर सैलरी कम थी तो इधर क्या उसका नाम है, उन्होंने कहा चलो साथ चलते हैं, वारदात करेंगे उसमें पैसे ज़्यादा हैं। तो पहले तो डर लगता था शुरू में, जब एक दो की हैं फिर डर वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो गया, फिर उस आदी हो गए उसके। जो डर ख़त्म, जो एक आम इंसान को डर होता है, वो डर ख़त्म होने में और डाकू बनने में तुम्हें कितना टाइम लगा? सर ये कोई टाइम नहीं, 2-3 की हैं उसके बाद डर ख़त्म हो गया। फिर एक रूटीन बन गई थी ना कि करनी है, 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद करनी है, तो वो फिर डर ख़त्म हो गया था, कोई डर नहीं। अच्छा, ये हाथ ऊपर करके दिखाओ, ये टैटू बनवाने का शौक है तुम्हें? जी सर। और कहाँ पे है? और ये गर्दन पे है। इसका क्या मतलब है? सर ये तो वैसे शौकिया तौर पे बनाया है। गर्दन पे कैसा बनवाया, दिखाओ। स्टार बनाया है। स्टार बनाए हुए? इसकी यानी क्या मतलब है इसका? मतलब कुछ नहीं है सर जी, वैसे ही शौकिया तौर पे देख के, लोगों को देख के किसी ने बनवाया तो उस चक्कर में। वारदातें करने के बाद टैटू बनवाए या पहले बनवाए? वारदातें करने के बाद बनवाया। उसकी क्या वजह थी कि वारदातें करने के बाद तुम्हें टैटू बनवाने का कैसे ख्याल है? सर ये कम से कम क्या उसका नाम है 3-4 हज़ार में बनते हैं। वो जो सैलरी करता है 15-16 हज़ार 20 हज़ार की सैलरी कर रहा है, वो तो अपनी सैलरी से 3-4 हज़ार नहीं खर्च करेगा, वो तो बचाएगा, बचत करेगा अपनी। तो जाहिर गल बात है, जब वारदात करेंगे फिर पैसे ज़्यादा आते हैं तो उस फिर फिजूल खर्ची में उड़ाने हैं। किसी के कहने पे बनवाए? नहीं, किसी के कहने पे नहीं, खुद ही देखो देखी बनाया। अच्छा, जैसे ये तुम्हारा दोस्त बता रहा है कि ये वारदातें करने के बाद जुआ भी खेलना शुरू हो गया, लड़कियों में भी पड़ गया और मंशियात का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया, तुमने कौन कौन सी बुरी आदत अपनाई वारदातों के अलावा? सर जी वारदातों के अलावा यही नशा वगैरह कर लेते हैं। उसके अलावा क्या उसका नाम है, बाहर घूमने चले गए, लड़कियों में इंटरेस्ट भर गया, ठीक है, कपड़े नए से नए पहनने हैं, मोटरसाइकिल नया से नया, तो लड़कियों में चक्करों में पड़ गए, उधर पैसे उड़ा दिए। फिर जुआ खेल लिया, स्नोकर हो गया, बढ़ावा और मैच वगैरह में पैसे उड़ा दिए, ये हिसाब था, तो इन चीज़ों में पड़े गए। जितनी आसानी से तुम पैसा कमाते हो तो उतनी आसानी से तो निकल भी जाता है, तो फिर इसका मतलब है जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो तुम उतनी ज़्यादा वारदातें करते हो? हाँ यही है सर, जब पैसे ख़त्म हो जाए, तो पैसे ख़त्म ना भी हो, जब देखा कि 1.5-2 लाख 3 लाख रह गया, फिर वारदात करने चले गए कि पैसे। कितने बंदों को तुमने जख्मी किया वारदातों के दौरान, और कोई मरा भी है? सर जी ये तो नहीं पता मरा, लेकिन हमारा ये है कि हम फैर फूर मार के बंदे को ज़ख्मी करके अपनी तरफ से मार के तो आ जाते हैं। बाद में ये नहीं पता बंदा मरा है या नहीं मरा, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं होता, लेकिन हम बंदे को अगर आगे से कोई मुज़ामत करे तो फिर उसे मार देते हैं, गोली वगैरह मार देते हैं। ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि टांग वगैरह के मारें ज़्यादा, अगर वैसे गलती से लग जाती है, ये पेट में भी लगी, कभी कहीं लगी, मगर हम कोशिश यही होती है कि बंदे को ज़ख्मी करें। तुम भी जेल काट के? हाँ जी। कितनी दफ़ा? मैं एक दफ़ा ही काट के आया। उस जेल के तजुर्बे में तुमने क्या सीखा? सर जी वो जेल में जाके तो ज़्यादा से ज़्यादा नए दोस्त बने हैं, डाकू के डाकू दोस्त बनते हैं उधर, ठीक है, वो बने हैं, उनके साथ फैसलाबाद के निकले, उधर चले गए फैसलाबाद, उन्होंने कहा बड़ी बड़ी करेंगे, उधर चले गए बड़ी करने। फिर कोई गुजरांवाले का बन गया दोस्त, फिर गुजरांवाले चले जाना बैंकों की वारदात करने। ये तुम्हारा साथी है? जी सर। ये भी साथी है? जी सर। तुम लोगों ने बड़े अच्छे कपड़े पहने, उसने नहीं पहने हुए, इसको शौक नहीं कपड़ों का? नहीं सर जी। ये इसको पैसे नहीं देते? नहीं सर जी, पैसे बराबर। आप देखें, पहले ये मेहनत मजदूरी करते थे तो इनके बकौल मेहनत मजदूरी में पैसा नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे, अपने शौक नहीं पूरे कर पाते थे, लेकिन अब ये कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, वारदातें कर रहे हैं, और वो पैसा जो शहरी कलाल की कमाई मेहनत करके कमाते हैं, ये एक गन दिखा के लाखों रुपया हज़ारों रुपया लूट लेते हैं, और उसके बाद आप इनकी ज़ुबानी सुनेंगे, उसके बाद मज़ीद बुरी से बुरी आदत जो है वो बढ़ती जाती हैं, नशा, औरतें, जुआ, मैचेस वगैरह हर चीज़ करना शुरू कर देते हैं। किन्ने अरसे तो जान दो सरकार है इन्होंने? 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਟੈਟੂ ਸ਼ੈਟੂ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜ ਹੀਰੋ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸਰ ਜੀ। ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸਰ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦਾ? ਇਹ ਖਾਲਦਰ ਫਲੋਰੀ। ਖਾਲਿਦ ਲਾਹੌਰੀ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਨ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਵੇਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰ।
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਸਾਰੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਬਸ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਆ ਜਾਣ ਬਸ ਹਾਂ अच्छा चलो शैतान ताड़े तो ही प्यारा दे रहा लगता है आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं बाबर साहब जो इस केस के आईओ हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह मुलजमान बता रहे हैं कि सारे ही जेल में जाके बिगड़े हैं उससे पहले ये क्या थे बाबर साहब जैसे मुलजमान बता रहे हैं कि लाहौर में भी वारदातें करते हैं और दूसरे ज़िला में भी जाके वारदातें करते हैं इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है कितने बंदों को इन्होंने ज़ख्मी किया है पहले कौन से केसेस में चलान हुआ है ये ग्रीन टाउन के रहने वाले हैं मेन मुलजम दोनों ही और ये पहली दफ़ा चलान हुए हैं ग्रीन टाउन के इलाके से इनमें से तकरीबन 30-32 वारदातों में चलान हुआ है एक लड़का दूसरा 52 वारदातों में चलान हुआ है इसने पहली वारदातें की थी इसके दोस्त और थे जब जेल में गया तो उसके नए दोस्त मिले हैं इसको जो नए दोस्त थे वो मुख्तलिफ ज़िले के लोग थे कोई फैसलाबाद के थे कुछ शिवपुरे के लोग थे कोई माना वाले के लोग थे वो इनके दोस्त बने हैं उन्होंने कहा कि हम मिल के वारदातें करते हैं तुम छोटी छोटी वारदातें करते हो बड़ी वारदातें करेंगे अच्छा फिर इन्होंने पहले लाहौर में वारदातें की हैं देखा इन्होंने जब कि दूसरी फैसलाबाद से भी कॉल आ गई कि फैसलाबाद में हौसला भी की है इन्होंने 10 लाख के करीब तकरीबन 5-6 लोग थे ये उसके बाद ये वापसी लाहौर आके उसने लहदा सेपरेट मकान ले लिया और सेपरेट ही रहना शुरू कर दिया उधर ही जाके ये अपना खरीदो फरोश शुरू कर दी अपनी घर वालों ने कहा कि मुझे आग कर दें घर वालों ने इसको आग कर दिया मिली प्लानिंग के साथ ये नहीं कि ये आग वैसे कर दिया जो ओरिजिनल आग था लेकिन मिली प्लानिंग के साथ आग कर दिया ताकि उनको तंग ना करे पुलिस तंग ना करे हाँ। ये लहदा मकान लेके रहता रहा फिर उधर वारदातें करता था फिर उधर ही जिसके दोस्त आते थे उधर ही नशा वगैरह करता था आइस पीता था या वारदात करने के लिए बाहर चला जाता था इन्होंने पहली वारदात की जब इन्होंने परचेजिंग की होंडा परचेज किया सोफे परचेज किए और मुख्तलिफ सामान घर का जो होता है जिनको रहने के लिए वो परचेज किए ट्रैक सूट परचेज किए जोगर वगैरह परचेज किए काफ़ी सामान परचेज करता रहा अयाश पसंद था इसने 1-5 परचेज़ किया ताकि लाहौर में ज़्यादा वारदातें करूँ बाहर जाके किसी का असला लेना पड़ता है फिर इसने अपना असला परचेज़ किया इसने 2 पिस्टल परचेज़ किए और डबल मैगजीन वाली है और अपना ये फैसलाबाद से कितने बंदे जख्मी किए उन्होंने अब तक इसने अब तक तकरीबन 3 बंदे जख्मी किए हैं दुआने वारदात और मुख्तलिफ जगहों पर की है वारदातें और मुख्तलिफ जगहों पर जख्मी की है बंदे क्या वजह के मुलजमान बाहर आ जाते हैं ये होता है कि जब अब चलान करते हैं तो हम दही पैरवी नहीं करते मुकदमों की और फिर ये अदालतों में जाते हैं हेयरिंग होती है हेयरिंग में इनको फ़ायदा मिल जाता है हेयरिंग में फ़ायदा मिल जाता है उनकी ये बरी हो जाते हैं फिर शनाब पेट भी बंद करवाते हैं शनाब पेट वालों को भी ये तंग करते हैं या वैसे ही लगे रहते हैं उनके पीछे तो शनाब पेट के मुकदमे मुख्तलिफ डालते हैं इन पर लेकिन ये अदालतों से जल्दी राह के वापस आ जाती हैं फिर वही काम करते हैं जिस जेल जाते हैं जिस जुर्म में वही जुर्म दोबारा करते हैं आके इनके दोस्त मजीद बढ़ जाते हैं सही बहुत शुक्रिया बाबर साहब अब बाबर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे आपने मुलजमान का भी सुना इन्होंने दौरान वारदात जिन शहरियों को ज़ख्मी किया उनमें से चंद शहरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं कि उनका जब उनके साथ वारदात हुई उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और कितना खौफ उनके दिलों में इनकी वजह से डल गया है जब भी मैं निकला हूँ ना तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाके बीको मोड़ पे उन्होंने मुझे रोक लिया है अच्छा और 2 ऊपर खड़े इन्होंने गन तानी है पिस्टल इन्होंने कहा है रोको मैंने रोक दी है एक मेरे आगे आ गया है और दूसरा पीछे से उतर कर मेरे से कह रहा है सीधा होकर खड़े रहो और जो कुछ है निकालो इसी दरम्यान सर उन्होंने मुझसे ना पेमेंट और मोबाइल ले लिया अच्छा तो कुछ रसीदें सी बैंक की वो भी निकाल ली उन्होंने तो इसी तरह मोबाइल भी लिया वीवो का Y11 था तो इसी तरह वारदात करके और चाबी निकाल के थोड़ा सा आगे जाके फेंक दी है इन्होंने तो और भाग गए कह रहे पीछे मुड़ के नहीं देखना और फिर मैंने उधर 15 की कॉल की है और थाने कोल्ड लखपत वाले आए हैं उन्होंने
दरख्वास्त वगैरह जो कहे वो आओ दिखाओ थाने में। अच्छा, वो दिया तो कुछ दिन बाद पर्चा हुआ है और इसी दरम्यान 1 महीने बाद ना मुझे CIA वालों की कॉल आई है। उन्होंने बोला कि हमने चोर पकड़े हैं, इसी तरह तेरी कोई वारदात हुई है। मैंने बोला भाई हुई है वारदात इधर तो नहीं हुई, उधर हुई थी कोट लाखपत पे बीको मोड़ पे। सही। तो उन्होंने कहा आओ हमें बुला ले, चोर पकड़े। मैंने जब आया देखा तो वो ये 3 लड़के थे, एक ऊपर था और एक ने पिस्टल निकाला था, दूसरे ने मेरी तलाशी ली थी। इसी दरम्यान सर ये ऐसे ही वारदातें करते हैं। अच्छा, जब आपके साथ वारदात हुई तो उसके बाद जिंदगी कितनी तब्दील हुई, कितना खौफ दिल में बैठ गया, और कैसे क्या समझते हैं कि वारदात होने के बाद आप कैसे बदले? वो तो सर ऐसा लगता है एक दफ़ा तो जान ही निकाल लेते हैं। हमने FIR करवा दी, लेकिन मुतलका पुलिस ने हमारे साथ कोई इतना तावन नहीं किया, जिसकी वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान और भाभी भी अभी तक यानी कि काफ़ी हद तक परेशान है। ये पैसे भी ले गए हैं और अभी भी जब वो वकूआ बताते हैं तो हमारे भी वो रोन के खड़े हो जाते हैं। तो ये इन्होंने डराया धमकाया, फिर मोबाइल भी उनका छीन लिया, मोबाइल थोड़ी दूर फेंक गए, बाइक की चाबी है वो भी थोड़ी दूर फेंक गए। तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी देर फिर उनको आपने भाई से पूछा कि जब डाकू ने इनको रोका जी तो उन्होंने मज़ामत क्यों की, क्या ऐसी वजह बनी कि उन्होंने मज़ामत की, और कितनी गोलियां मारी मुसलमान ने? इन्होंने भाई को तो 2 फायर लगे थे, तो इन्होंने 3-4 फायर मारे। जो जब इन्होंने रोका ना तो इन्होंने जिस लहजे से रोका कि फैमिली साथ ही, उन्होंने कहा यार मुझे आपने क्यों रोका है, अगर कोई चीज़ लेनी ले लो। इन्होंने कोई बात ऐसी की, कोई तलब कलामी होगी जिस वजह से भाई ने इनके साथ ना कोई वो होगी इनकी, यानी कि मुंह मारी कितना होगी। अर्सा आपके भाई अस्पताल रहे? और अब मेरे आपके- भाई तकरीबन को 20 से 25 दिन हॉस्पिटल रहे। और अब तो तबीयत कैसी है? अब तबीयत उनकी ये नहीं कि ज़्यादा ठीक नहीं, अब नॉर्मल ही है अभी तक। कहाँ तबीयत गोली तो- लगी थी उन्हें? एक उनकी टांग पे गोली लगी है और एक ये इस जगह पे गोली लगी है पट के ऊपर, एक नीचे टांग पे गोली लगी है। क्या कहते हैं भाई आपके, भाभी आपके, इस वारदात के बाद उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई जिंदगी है? में उनके वो तो अब डर के, भाभी तो जो डर के वजह से घर से बाहर नहीं ना निकलते, तो भाई हैं वो खौफ की वजह से, बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। और हम ये CI सिविल एंड पुलिस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। आपने मुल्जिमान की गुफ्तगू सुनी। मुल्जिमान का कहना है कि उनको वारदातें करने का शौक इसलिए भी पड़ गया कि उन्होंने जो लाइफस्टाइल अपना लिया था उसके लिए उनको पैसे दरकार होते थे, और जब उनके पास 2-3 लाख रुपया रह जाता था सेविंग का तो वो दोबारा से वारदातें करना शुरू कर देते थे। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रांडेड कपड़े पहनना, जुआ खेलना, मंशियात का इस्तेमाल करना और दीगर गैर अखलाकी हरकतें करने के लिए जो पैसे दरकार होते थे उसके लिए वो वारदातें करते थे। और अगर कोई मुल्जिम शहरी मज़ामत करता था तो मुल्जिम उसको गोली भी मार देते थे। हमारे साथ 2 मुद्दई मौजूद हैं, जिनमें से एक के भाई को मुल्जिमान ने दौरान वारदात फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया था, जबकि इन मुद्दई जो दूसरे मुद्दई हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कहानी है, उनके साथ कब वारदात हुई और कैसे उनको पता चला कि ये मुल्जिमान जो उनके पकड़े गए हैं। भाई आपका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ। क्या करते हैं आसिफ? मैं सर बिल्डिंग मटीरियल का काम करता हूँ। कहाँ पे? जिधर भी मिल जाए। अभी तो मेरा काम इधर बंसपुरे में शुरू है, बेसिकल उधर पहले कबल आज तो 3 माह पहले उधर था ग्रीन टाउन में। अपने साथ होने वाली वारदात का बताइएगा, कैसे हुई, कहाँ मैं हुई? सर हफ्ते वाले दिन मजदूरों को पेमेंट देनी थी, इसलिए मैंने लाइट बैंक से चेक कैश करवाया 1,70,000 का। जब भी मैं निकला हूँ ना तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाके बीको मोड़ पे उन्होंने मुझे रोक लिया। अच्छा। और 2 ऊपर खड़े इन्होंने गन तानी है पिस्टल, उन्होंने कहा है रोको, मैंने रोक दी है। एक मेरे आगे आ गया है और दूसरा पीछे से उतर कर मेरे से कह रहा है सीधा होकर खड़े रहो और जो कुछ है निकालो। इसी दरम्यान सर उन्होंने मुझसे ना पेमेंट और मोबाइल ले लिया। अच्छा। तो कुछ रसीदें सी बैंक की वो भी निकाल ली उन्होंने। तो इसी तरह मोबाइल भी लिया, वीवो का Y11 था। तो इसी तरह वारदात करके और चाबी निकाल के थोड़ा सा आगे जाके फेंक दी है उन्होंने, तो और भाग गए, कह रहे पीछे मुड़ के नहीं देखना। और फिर मैंने
उधर 15 की कॉल की है और थाने कोल लखपत वाले आए हैं, उन्होंने दरख्वास्त वगैरह जो कहे वो आओ दिखाओ थाने में, अच्छा, वो दिया है। तो कुछ दिन बाद पर्चा हुआ है और इसी दरम्यान 1 महीने बाद ना मुझे CIA वालों की कॉल आई है। उन्होंने बोला कि हमने चोर पकड़े हैं, इसी तरह तेरी कोई वारदात हुई है। मैंने बोला भाई हुई है वारदात इधर तो नहीं हुई, उधर हुई थी कोल लखपत पे बीको मोड़ पे। सही। तो उन्होंने कहा आओ हमें बुला ले, चोर पकड़े। मैंने जब आया देखा तो वो ये 3 लड़के थे, एक ऊपर था और एक ने पिस्टल निकाला था, दूसरे ने मेरी तलाशी ली थी। इसी दरम्यान सर ये ऐसे ही वारदातें करते हैं। अच्छा, जब आपके साथ वारदात हुई तो उसके बाद जिंदगी कितनी तब्दील हुई, कितना खौफ दिल में बैठ गया, और कैसे, क्या समझते हैं कि वारदात होने के बाद आप कैसे बदले? वो तो सर ऐसा लगता है एक दफ़ा तो जान ही निकाल लेते हैं। यानी इस तरह का भी मौजा है कि मुझे बुखार हो गया था घर आते आते, और जो मज़दूर थे उन्होंने कहा यार आज पेमेंट नहीं होगी, आज मेरे साथ ये हादसा हो गया, इसीलिए मेहरबानी करो, कुछ देर बाद मैं पेमेंट करूँगा, कुछ दिनों के बाद। इसी दौरान सर पेमेंट की है, लिहाजा सर उन्होंने बहुत जास्ती की है हमारे साथ। भाई आप बताइएगा, आपके भाई के साथ कैसे वारदात हुई, किस इलाके में हुई? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, मेरा भाई और भाभी दोनों ना इधर है कॉलेज रोड है, कॉलेज रोड से उन्होंने पैसे लिए बैंक से, कोई पेमेंट लेनी थी, कोई अजीज़ों को देनी थी शादी वगैरह पे। तो वो पैसे लेके जब निकले ना भाभी और भाई, बैंक से निकले? बैंक से ATM ATM से पैसे निकलवाए ना उन्होंने। तो उन्होंने आगे जाके देने थे, कम थे, घर से कम लेके गए थे। तो आगे इन्होंने उनका पीछा किया, थोड़ा सा आगे जाके ना बट चौक के पास इन्होंने रोका है जाके भाभी और भाई को। इन्होंने, भाई ने मिसिस साथ ही, तो इन्होंने जिस तरह बात की वो भाई थोड़ा सा आगे से बोले हैं, तो इन्होंने उनको फायर मार दिया है भाई को। और भाई की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी उन दिनों में, लेकिन हमने FIR करवा दी, लेकिन मुतलका पुलिस ने हमारे साथ कोई इतना तावन नहीं किया, जिसकी वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान और भाभी भी अभी तक यानी कि काफ़ी हद तक परेशान है। ये पैसे भी ले गए हैं और अभी भी जब वो वकूआ बताते हैं तो हमारे भी वो रोन के खड़े हो जाते हैं। तो ये इन्होंने डराया धमकाया, फिर मोबाइल भी उनका छीन लिया, मोबाइल थोड़ी दूर फेंक गए, बाइक की चाबी है वो भी थोड़ी दूर फेंक गए। तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी देर फिर उनको आपने भाई से पूछा कि जब डाकू ने इनको रोका जी, तो उन्होंने मज़ामत क्यों की, क्या ऐसी वजह बनी कि उन्होंने मज़ामत की, और कितनी गोलियां मारी मुल्ज़िमान ने? इन्होंने भाई को तो 2 फायर लगे थे, तो इन्होंने 3-4 फायर मारे। जो जब इन्होंने रोका ना, तो इन्होंने जिस लहजे से रोका कि फैमिली साथ ही, इन्होंने कहा यार मुझे आपने क्यों रोका है, अगर कोई चीज़ लेनी ले लो। इन्होंने कोई बात ऐसी की, कोई तलक कलामी होगी, जिस वजह से भाई ने इनके साथ ना कोई वो होगी इनकी, यानी कि मुंह मारी कितना होगी। अर्सा आपके भाई अस्पताल रहे? और अब मेरे आप भाई तकरीबन को 20 से 25 दिन हॉस्पिटल रहे। और अब तबीयत कैसी है? अब तबीयत उनकी ये नहीं कि ज़्यादा ठीक नहीं, अब नॉर्मल ही अभी तक। कहाँ तबीयत गोली तो- लगी थी? एक उनकी टांग पे गोली लगी है और एक ये इस जगह पे गोली लगी है पट के ऊपर, एक नीचे टांग पे गोली लगी है। क्या कहते हैं भाई आपके, भाभी आपके, इस वारदात के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई जिंदगी है? में उनके वो तो अब डर के, भाभी तो जो डर के वजह से घर से बाहर नहीं ना निकलते, तो भाई हैं वो खौफ की वजह से, बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। और हम ये CIA सिविल एंड पुलिस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे मुल्ज़मान पकड़े हैं, और इन्होंने हमें खुद कॉल करके बुलाया कि ये आप चेक करें कि आपके मुल्ज़मान हैं, हमारे ये मुल्ज़मान हैं। कितने पैसे उस वारदात में गए थे? उसमें वारदात में तकरीबन भाई के पास तकरीबन है था 90,000 रुपया। पैसे भी चले गए, आपके भाई जख्मी भी हो गए, नौकरी करते थे? नहीं, भाई जो है ना वो अपना काम था, साथ जॉब भी करते हैं, तो साथ ये अपना उनका काम है, ये रेत वगैरह नहीं, ये जो स्कीम में होती है रेत, किसी का घर बन रहा है उधर रेत वगैरह सप्लाई करते हैं, कि उनसे ऑर्डर लेके उधर रेत देते हैं, हमारा यही काम है। तो कितना मुतासिर हुआ है उनका घर बार, घर का खर्चा वगैरह कौन कमा रहा है? क्योंकि आप तो कह रहे वो हैं तो अब बीमार हैं, अब मैं ही उनके साथ हूँ, छोटा भाई हूँ मैं ही, जो जिस तरह बस मेहनत मजदूरी, आपको पता है कि मेहनत मजदूरी है ना, ये कि ये स्कीमों में ईंटों का, ये रेत वगैरह का काम है। तो वारदात आपके भाई के साथ हुई और आप उनके केस की पैरवी कर रहे हैं, जी। कितना खौफ आपके खानदान में फैला है कि एक बंदा जख्मी भी हो गया, पैसे भी चले गए, कितना डर लगता है सड़क पे फिरते हुए? कौन से टाइम में ज़्यादा डर लगता है? कैसे ज़िंदगी गुजार? सड़क पे डर यही लगता है कि जब ये इन्होंने हमें देख लिया, ये निकल के फिर ना हमारा को नुकसान करें, या फिर हमें ये डर होता है कि ये कोई थ्रेड ना हमें करें कि आप पीछे क्यों आए हैं। इस वजह से घर वाले भी, भाई भी कहता है कि यार ये चीज़ है, लेकिन ये पुलिस की बहुत ज़्यादा CIA सिविल की मेहरबानी, इन्होंने हमें कहा जी आपको कोई मसला नहीं होगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके भाई को ये भी डर है कि ये
क्योंकि मुलजमान के खिलाफ आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो दोबारा नुकसान ना पहुंचाए। दोबारा ये होता है ना इनके साथ कि ये कोई ऐसा ना करें, लेकिन ये पुलिस की बहुत मेहरबानी, पुलिस ने हमें कहा जी इंशाल्लाह ये जेल में जाएंगे और इनको पूरी सज़ा मिलेगी इनको इंशाल्लाह। यार आप बताइएगा, आपने भी तो ऐसे इंटरव्यू दिया, आपके दिल में कोई ऐसा खौफ है कि ये अगर बाहर आते हैं तो दोबारा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इससे इस तरह के खौफ से आपने को पुलिस को आगाह किया अगर है तो? सर ऐसा तो हर इंसान के साथ अगर हो तो उसको डर तो लगेगा ना, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इनको सज़ा तो सर मिलनी चाहिए, मैंने बहुत जास्ती की है सर, माड़ा बंदा हूँ, मेरे मजदूरी के पैसे थे। अब पुलिस क्या कहती है, आपके पैसे मिल रहे हैं आपको? अभी तक तो इंशाल्लाह में तो है, मिल जाएगी, आस में तो लगाई हुई है कि मिलेंगी, इसीलिए तो बार बार चक्कर लगा रहे हैं, शायद कहीं मिल जाएंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। आप मुद्दइयों की गुफ्तगू सुन रहे थे, मुतासरीन हैं, इनके साथ वारदात हुई और आपने सुना कि उनके भाई को मुलजमान ने हल्की सी तलकलामी के बाद फायर मार दिया, जिसके बाद अब वो शदीद ज़ख्मी हालत के अंदर जो है वो उनको अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद अब उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। लेकिन उनके घरों के आपने हालात देखे कि तमाम पूरा घर जो है वो खौफज़दा है और घर वाले अब बाहर भी इसलिए नहीं निकलते कि दोबारा कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। अगर पुलिस मुलजमान को पकड़ लेती है तो कहाँ पर पुलिस की जानिब से खामियां रह जाती हैं कि मुलजमान दोबारा बाहर आ जाते हैं। आपने मुलजिम के मुंह से सुना कि वो 2 दफ़ा जेल जा चुका है। इसका मतलब है कि पुलिस नाकिस तफ्तीश करती है या पुलिस की अपनी कोई लालच होती है जिसकी वजह से चालान ऐसा बनाया जाता है जिसकी वजह से मुलजमान को फ़ायदा मिलता है और वो वापस आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए DSP CIE के पास चलते हैं। दानी साहब, मुलजिम की गुफ्तगू सुनी होगी आपने, उसका कहना है कि वो जेल जाके ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि मज़ीद वारदातें करनी है। वहाँ पे जो उसने दोस्ती की, वो तमाम मुलजिमान जब बाहर आए तो उन्होंने मिल के हाउस रॉबरियाँ भी शुरू कर दी। जब आपके पास सारे मुलजिमान आके ये बताते हैं कि हमने जेल के अंदर ताल्लुकात बनाए थे, क्यों नहीं आप लोग रोक पाते? क्यों नाकामियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि मुलजमान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? पुलिस की तरफ से नाकामियत तो मैं नहीं कह सकता कि पुलिस तो अपनी पूरी एफर्ट करती है, पूरी मेहनत करती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर हम इन लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन कुछ रह जाती है प्रोसिक्यूटर में। और ये नहीं, जैसे वो कह रहा है कि जेल में हमने दोस्तियाँ की और बाहर आके हमने वारदातें की, तो जेल में क्यों नहीं रोका जा सकता? क्यों नहीं? जेल में तो एक सेंटर है, उसके अलावा हम कहाँ भेजें इनको? नहीं, आप उनको क्यों नहीं लिखते कि ये जेल जो है वो नर्सरी है कि मुलजमान वहाँ पे जाते हैं और मज़ीद इन्होंने वहाँ पर उमर भाई हर जुर्मों की बैरकें बनी होती हैं। मंशियात की लहदा बैरक है, डकैती की लहदा बैरक है और ये जो कत्ल की डेथ, जिसको डेथ सेल कहते हैं, उनकी लहदा बैरकी है। फिर वो बैरकों में जाते हैं और तकरीबन फजर की अजान के बाद तमाम लोग अंदर से अपनी सेलों से बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर बैठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद जो काम शाम वो करते हैं और शाम से अशा से पहले, मगरिब से पहले इन दोबारा फिर ये जाते हैं सेलों में। इस दौरान ये 5-6 घंटे जो बाहर रहते हैं, एक दूसरे की कोताहियाँ चेक करते हैं, कैसे किया कैसे नहीं किया। फिर वहाँ पर एक दूसरे के नंबर शेयर करते हैं, नंबर शेयरिंग के बाद ये बिलों में जब बाहर आते हैं। DSP CIE सिविल लाइंस दानिश आसिफ रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस मुलजमान को ज़रूर पकड़ती है और अपनी कारकर्दगी भी दिखाती है, लेकिन मुलजमान बाहर कैसे आ जाते हैं ये आज तक चीज़ समझ नहीं आई। क्या पुलिस की जानिब से नाकिस तफ्तीश की जाती है, नाकिस चालान बनाया जाता है, या मुलजमान को कोई कुशन दिया जाता है कि वो उसका इस्तेमाल कर लें, या मुलजमान जो है वो इतने शातिर हो चुके हैं कि वो इन लोगों को चकमा दे देते हैं? ये जानते हैं इनसे। आसिफ साहब, एक तो दानिश साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इन मुलजमान को, जिनको आपने 3 को पकड़ा है,
ये केस आपके पास कब आया और जो मुलजमान पकड़े गए हैं वो कितने संगीन जराए में मुलविस रह चुके हैं? ये केस आज चंद दिन का है। लाहौर में काफ़ी ज़्यादा ये वारदातें, बैंक डकैती और हाउस रैबी की बड़ी थी की। सीनियर अफसरान ने केस मेरे ज़िम्मे लगाया। जियो फेंसिंग की मदद से इन मुलजमों को ट्रेस किया कि जो बैंक के बाहर लोगों से पैसे वगैरह छीनते थे और जो आगे से मुजामा कर उनको फायर मारते थे। कुछ जेल से मालूमात हासिल की कि जेल से कौन से बंदे हाल ही में जिनकी बेलें हुई हैं, तो इन मुलजमाओं को पकड़ा है। ये 3 तो पकड़ ली हैं और 2 के लिए पुलिस पार्टियाँ मैंने गुजरांवाला के लिए रवाना की हुई हैं। और ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इंतहाई डेंजरस और जेल के तमाम कवानीन से ये वाकिफ़ है। जेल के कवानीन से मेरा ये मतलब कि वहाँ पर मुख्तलिफ नवीर के लोग आए होते हैं, वो पूछते हैं एक दूसरे से कि वो किस गलती से आए हैं, फिर वो गलती का निचोड़ निकाल के तक दोबारा पकड़ना जाए। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि ये मुलजमान बाहर कैसे आते हैं, इसमें ये मुलजमान जब आते हैं कोर्टों कचहरियों में तरीक़ों पे आते हैं जजों के सामने पेश होने के लिए, वहाँ से वकला के मुंशियों से या वकला के मोबाइल नंबरों से ये अपने घरों में फ़ोन करते हैं, उनको मदई का नंबर देते हैं, मदई का FIR पर नंबर लिखा होता है। और मुख्तलिफ जो यहाँ के जो बाहर से जिनको पनवानी करने का शौक़ है, कन टुटे हैं, वो फ़ोन करते हैं, उनको डराते हैं कि आप बैठ जाएं, इनकी पैरवाई ना करें, अदरवाइज़ आपका अंजाम वही होगा जो आपके ज़ीरों का रोका हुआ है। डरा धमका के वो शरीफ लोग होते हैं, तरीक़ों पे नहीं आते हैं और शक की बना पर ये लोग बेलें और बरियों के बाहर निकल के आ जाते हैं। दानी साहब, मुलजिम की गुफ्तगू सुनी होगी आपने, उसका कहना है कि वो जेल जाके ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि मज़ीद वारदातें करनी है। वहाँ पे जो उसने दोस्ती की, वो तमाम मुलजिमान जब बाहर आए तो उन्होंने मिल के हाउस रॉबरियाँ भी शुरू कर दी। जब आपके पास सारे मुलजिमान आके ये बताते हैं कि हमने जेल के अंदर ताल्लुकात बनाए थे, क्यों नहीं आप लोग रोक पाते? क्यों नाकामियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि मुलजिमान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? पुलिस की तरफ से नाकामियत तो मैं नहीं कह सकता कि पुलिस तो अपनी पूरी एफर्ट करती है, पूरी मेहनत करती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर हम इन लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन कुछ रह जाती है प्रोसिक्यूटर में। और ये नहीं, जैसे वो कह रहा है कि जेल में हमने दोस्तियाँ की और बाहर आके हमने वारदातें की, तो जेल में क्यों नहीं रोका जा सकता? क्यों नहीं? जेल में तो एक सेंटर है, उसके अलावा हम कहाँ भेजें इनको? नहीं, आप उनको क्यों नहीं लिखते कि ये जेल जो है वो नर्सरी है कि मुलजिमान वहाँ पे जाते हैं और मज़ीद इन्होंने वहाँ पर उमर भाई हर जुर्मों की बैरकें बनी होती है। मंशियात की लहदा बैरक है, डकैती की लहदा बैरक है और ये जो कत्ल की डेथ जिसको डेथ सेल कहते हैं उनकी लहदा बैरकी है। फिर वो बैरकों में जाते हैं और तकरीबन फजर की अजान के बाद तमाम लोग अंदर से अपनी सेलों से बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर बैठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद जो काम शाम वो करते हैं और शाम से अशा से पहले, मगरब से पहले इन दोबारा फिर ये जाते हैं सेलों में। इस दौरान ये 5-6 घंटे जो बाहर रहते हैं, एक दूसरे की कोताहियाँ चेक करते हैं, कैसे किया कैसे नहीं किया। फिर वहाँ पर एक दूसरे के नंबर शेयर करते हैं। नंबर शेयरिंग के बाद ये बिलों पर जब बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद ये तो कोई अफसर लगते नहीं आकर, ये न कोई जाकर आगे सरकारी जॉब या कोई कारोबार करना नहीं है, काम तो फिर वही है, इजी काम है। ये चंद मिनटों में, चंद घंटों में लाखों रुपया ये कमाते हैं। और फिर ये जो मैंने मुर्दम पकड़े हैं, ये फार्म हाउस तक भी इनकी रसाई, ये आइस वगैरह भी पीते हैं और अपना लाइफ स्टाइल इस तरह बना लिया हुआ है, ये कम पैसों में इनका गुजारा नहीं हो सकता। आपने मुदई की गुफ्तगू सुनी, वो कहता है कि हमें ये भी खौफ है कि ये दोबारा हमें आके तंग ना करें, तो ये तो पुलिस का काम नहीं है इस चीज़ को इंश्योर करना? हम तो इनको पूरी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और पूरा कोशिश करते हैं कि मुदई जब बेल पे जाए तो हम उसको साथ लेकर जाएं जब इनकी बेल वगैरह लगी होती हैं। लेकिन हर वक्त हम मुदईयों के साथ नहीं रह सकते हैं, इतनी हमारे पास फोर्स भी नहीं है कि उनको मुलजिमान को सजा दिलवाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? कैसे केस मजबूत बनाया जा रहा है कि मुलजिमान बाहर? हम अपने प्रोसिक्यूटर के साथ मुकम्मल टच होते हैं और मुकम्मल जब शादी होती हैं तमाम शादी करवाते हैं जाकर और बिल्कुल रहनुमाई लेते हैं अपनी सरकारी वकला की। और किसी न किसी जिनके पास वकला नहीं होते हैं उनको वकील भी करके देते हैं जिन मुद्दइयों के पास, ताकि कोई खामी ना रह जाए केस के एंड में, ताकि इनको सज़ा। लेकिन फिर भी बेल तो फिर इनको कोर्ट से मिल जाती है, लेकिन सज़ाएँ भी उनको काफ़ी केसों में हो भी चुकी हैं। बहुत शुक्रिया। DSP CI की आप गुफ्तगू सुन रहे थे।
मुलजमान ने एक वारदातें करने के बाद अपना लाइफस्टाइल बनाया और उस लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए मज़ीद से मज़ीद वारदातें करते रहे। आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी, वो कहता है कि जब मेरे पास 2.5-3 लाख रुपया रह जाता है तो मैं दोबारा से वारदातें करना शुरू कर देता हूँ। मोटरसाइकिल ख़रीदना, नए कपड़े ख़रीदना, मंशियात का इस्तेमाल करना, पार्टियाँ करना, ये उनके शौक़ बन चुके हुए हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद बड़ी से बड़ी वारदात करने का प्लान जो है वो बनाते रहते हैं। लेकिन उनकी तमाम गुफ्तगू के अंदर एक बात जो है वो बहुत कॉमन है कि जब उन्होंने पहली वारदात की और पकड़े गए और जेल गए, वहाँ पे जाके उन्होंने ऐसे दोस्तियाँ की, ऐसे मुलजमान उनको वहाँ पे मिले जिन्होंने उनको मोटिवेट किया कि छोटी मोटी वारदात ना करो, बड़ी वारदातें करते हैं। फिर वो बैंक की वारदातें करना शुरू हो गए और फिर उन्होंने हाउस रॉबरीज भी शुरू कर दी और लाखों रुपए में वो खेलना शुरू हो गए। यहाँ पर हमारी स्टेट को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम उठाए कि जेल जो नर्सरी बनी हुई है मुलजमान के लिए, उनको रोका जा सके और वहाँ पे ऐसे इंतजाम किए जाएं कि मुलजमान की वहाँ पे रिहेबिलिटेशन हो, ना कि वो वहाँ पर जाकर नर्सरी पढ़कर आए और बड़े डकैत या बड़े चोर बन के बाहर निकले। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्मिन जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।